हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में। आज हम टोटल 100 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक ऑगस्ट कॉट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्किम और समाजशास्त्र के भारतीय विचारक अरविंदो भगवान दास, राधाकमल मुखर्जी, अंबेडकर और महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। ये है आपका सिलेबस, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करें। समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्किम, मैक्स वेबर। भारतीय विचारक में अरविंदो, गांधी, राधाकमल मुखर्जी, भगवान दास और अंबेडकर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उन्हें भी ऐड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले मैंने समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र, समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास और समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध से संबंधित एमसीक्यूज को करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, किस वर्ष किया? ऑप्शन ए इमानुएल दुर्किम ने किया 1895 में। ऑप्शन बी ऑगस्ट कॉम्ट ने किया 1838 में। ऑप्शन सी है मैक्स वेबर ने किया 1905 में। और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर ने किया 1876 में। तो बताइए समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और किस वर्ष किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, ऑगस्ट कॉम्ट ने 1838 में किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑगस्ट कॉम्ट के 3 स्तरों के नियम, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस का सही क्रम आपको बताना है। ऑप्शन ए आध्यात्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। ऑप्शन बी है वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और तात्विक। ऑप्शन सी है आदिम, सामंती और औद्योगिक। और ऑप्शन डी है तात्विक, वैज्ञानिक और धार्मिक। तो बताइए 3 स्तरों के नियम जो दिया था उसका क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले इन्होंने थियोलॉजिकल, फिर मेटाफिजिकल और लास्ट में पॉजिटिविज्म, मतलब आध्यात्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक, ये 3 प्रकार बताए थे। इसे आप इसी क्रोनोलॉजी में याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज को एक सावयव के रूप में किसने देखा जहां समाज की तुलना शरीर के अंगों से की गई? ऑप्शन ए इमानुएल दुर्किम ने, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर ने और ऑप्शन डी है ऑगस्ट कॉम्ट ने। तो बताइए शरीर की तुलना समाज से किसने की है? तो ये करने वाले थे आपके हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक तत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्ट ने, सॉरी ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी है इमानुएल दुर्किम और ऑप्शन डी है टालकट पार्सेल। तो बताइए सोशल फैक्टर कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये कॉन्सेप्ट दिया था इमानुएल दुर्किम ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है इमानुएल दुर्किम और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है आपके मैक्स वेबर की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक एकजुटता और सावयवी एकजुटता में अंतर किसने स्पष्ट किया है? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्किम, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है रॉबर्ट के मर्टन। तो बताइए मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में अंतर किसने बताया है? तो ये अंतर बताने वाले थे आपके इमानुएल दुर्किम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहानुभूतिपूर्ण समझ वर्स्टहैंड की पद्धति का उपयोग किस विचारक ने किया? ऑप्शन ए इमानुएल दुर्किम ने, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन सी मैक्स वेबर ने और ऑप्शन डी ऑगस्ट कॉम्ट ने। तो बताइए वर्स्टहैंड पद्धति का प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया है? तो वर्स्टहैंड विधि का प्रयोग किया गया है मैक्स वेबर के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या को एक सामाजिक घटना के रूप में किसने सिद्ध किया है? ऑप्शन है ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्किम और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। आत्महत्या को सामाजिक घटना के रूप में किसने सिद्ध किया है? ये करने वाले थे आपके इमानुएल दुर्किम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श प्रारूप की अवधारणा किससे संबंधित है?
ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम से, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर से, ऑप्शन सी है आगस्ट कॉम्ट से और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर से। तो आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप की अवधारणा किसने दी है? तो ये देने वाले थे आपके मैक्स वेबर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता के 3 प्रकार पारंपरिक, करिश्माई और तार्किक कानूनी किसने बताए हैं? ऑप्शन ए मैक्स वेबर ने, ऑप्शन बी है इमाइल दुर्खिम ने, ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर ने और ऑप्शन डी है विल्फ्रेड पैरेटो ने। तो सत्ता के 3 टाइप ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक और रैशनल लीगल, ये किसने बताया है बताइए? तो ये बताने वाले थे आपके मैक्स वेबर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट ने, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन ने और ऑप्शन डी है इमाइल दुर्खिम ने। तो बताइए डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? सोशल डार्विनिज्म। तो ये सिद्धांत देने वाले थे आपके हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन सी से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी ही होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगस्ट कॉम्ट की पुस्तकों को उनको प्रकाश वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाना है। इनकी पुस्तक का सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी और कोर्स ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। तो आप इसे क्रोनोलॉजी में लगाइए कि कौन पुस्तक पहले आई थी। तो जो आपकी पुस्तक आई है कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, ये पहले आई है। ये कब से कब है? ये 1830 से 1842 के बीच। कितने खंडों में आई है? ये 4 खंडों में आई है। सॉरी, ये 4 नहीं, ये 6 खंडों में आई है। फिर आई है आपकी पॉजिटिव पॉलिटी, ये कब से कब? ये 1851 से 1854। ये कितने खंडों में आई है? ये आपके 4 खंडों में आई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2 और ए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खिम की निम्नलिखित कृतियों को कालक्रम अनुसार आपको लगाना है। ऑप्शन ए सुसाइड, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। तो आपको इसे क्रोनोलॉजी में लगाना है, कौन सी पुस्तक पहले आई और कौन सी बाद में। तो द सुसाइड पुस्तक आई थी 1897 में, द डिवीजन ऑफ लेबर पुस्तक आई थी 1895 में, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ ये पुस्तक आई थी 1912 में, और फिर है आपकी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये कब आई थी? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये आई थी 1893 में और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये आई थी 1895 में। इस हिसाब से क्रोनोलॉजी क्या होगी? सबसे पहले आएगी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, पहले आपका 2 आएगा, फिर आपका आएगा 4, फिर आपका आएगा 1 और लास्ट में आएगा 3। तो 2413, 2413 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको मैक्स वेबर की पुस्तकों को क्रम से लगाना है। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, द रिलीजन ऑफ चाइना और द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। इसे आप अरेंज कीजिए, कौन सी पुस्तक पहले आई और कौन सी बाद में। तो सबसे पहले आपकी पुस्तक आई है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, या ये 1904 और 1905 के आसपास आई है। देन आपके है द रिलीजन ऑफ चाइना, ये पुस्तक आई है 1916 में, 1 हो जाएगा आपका, फिर 3 होगा, फिर है द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, ये पुस्तक कब आई है? इसमें ये पुस्तक आई है 1920-22 में, और फिर है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये पुस्तक आई है 1921 और 22 में। इस हिसाब से पहले 1 और 3 आएगा, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हुआ है, 1 3 4 2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बर्ट स्पेंसर की कृतियों को पहले से बाद में के क्रम में लगाना है। हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सोशल स्टैटिक्स,
फर्स्ट प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी और द मैन वर्सेस द स्टेट। इसे आप क्रोनोलॉजी में लगाइए, कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए। सोशल स्टैटिक्स, ये पुस्तक आई है 1851 में। देन है फर्स्ट प्रिंसिपल, ये पुस्तक आई है 1862 में। द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये पुस्तक आई है 1876 में। और फिर है द मैन वर्सेस द स्टेट, ये आई है 1884 में। तो ऑप्शन हमारा ए राइट होगा, क्योंकि ये चारों ही बुक्स क्रोनोलॉजी में ऑलरेडी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्टे के अनुसार तात्विक स्तर की मुख्य विशेषता क्या है? अकॉर्डिंग टू कॉम्टे, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटाफिजिकल स्टेट? ऑप्शन ए अलौकिक शक्तियों और ईश्वर में विश्वास। ऑप्शन बी निराकार शक्तियों और अमूर्त विचारों द्वारा घटनाओं की व्याख्या। ऑप्शन सी अवलोकन और प्रयोग द्वारा वैज्ञानिक नियमों की खोज करना। और ऑप्शन डी प्रत्यक्ष प्रमाणों का अभाव। तो बताइए मेटाफिजिकल स्टेज में किस चीज की बात की जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, निराकार शक्तियों या अमूर्त विचारों द्वारा घटनाओं की व्याख्या। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्टे के विज्ञान के संस्करण में गणित को किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए सबसे अंत में। ऑप्शन बी समाजशास्त्र से ठीक बाद में। ऑप्शन सी आधार स्तंभ के रूप में। और ऑप्शन डी जीव विज्ञान के बाद में। तो बताइए मैथ्स को कहां पर रखा गया है, साथ ही मुझे इसकी क्रोनोलॉजी भी आप लोग बताएंगे। तो इसे रखा गया आधार स्तंभ के रूप में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे पहले आएगा आपको गणित, जिसे मैथमेटिक्स बोलते हैं। देन आएगा आपको खगोल विज्ञान, जिसे एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। देन आएगा आपका भौतिक विज्ञान, जिसे फिजिक्स कहा जाता है। फिर आएगा आपका रसायन विज्ञान, जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। देन फिर आपका आएगा जीव विज्ञान, बायोलॉजी। देन लास्ट में आएगा आपका समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। ये है आपका क्रम। इस क्रम में आप इसे लर्न कर लीजिएगा। सबसे पहले गणित आएगा, देन खगोल शास्त्र, फिर आएगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और देन आएगा आपका समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेंसर का सापेक्ष सिद्धांत क्या स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए समाज और राजनीति का संबंध। ऑप्शन बी समाज और एक जीवित शरीर के बीच संरचनात्मक समानता। ऑप्शन सी केवल ग्रामीण समाजों का विकास। और ऑप्शन डी धर्म और विज्ञान का संघर्ष। तो स्पेंसर का जो सापेक्ष सिद्धांत है वो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है समाज और एक जीवित शरीर के बीच संरचनात्मक समानता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज का विकास अनिश्चित असंबद्ध सजातीयता से निश्चित संबंध विजातीयता की ओर होता है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए डार्विन ने। ऑप्शन बी ऑगस्ट कॉम्टे ने। ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर ने। और ऑप्शन डी इमानुएल दुर्खिम ने। समाज का विकास अनिश्चित असंबद्ध सजातीयता से निश्चित संबंध और विजातीयता की ओर होता है, ये किसका कहना है? तो ये कहना है हर्बर्ट स्पेंसर का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकजुटता किन समाजों में पाई जाती है? ऑप्शन ए आधुनिक औद्योगिक समाज में। ऑप्शन बी आदिम या प्राचीन समाज में। ऑप्शन सी केवल नगरीय समाज में। और ऑप्शन डी भविष्य के साम्यवादी समाज में। तो बताइए यांत्रिक एकजुटता किस समाज में पाई जाती है? तो ये आदिम या प्राचीन समाज में पाई जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसंगतिपूर्ण आत्महत्या का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए समाज में अत्यधिक नियंत्रण। ऑप्शन बी समाज द्वारा व्यक्ति का तिरस्कार। ऑप्शन सी व्यक्ति का समाज से अत्यधिक लगाव। और ऑप्शन डी समाज में नियंत्रण का अचानक कम होना या नियमहीनता। तो बताइए विसंगतिपूर्ण आत्महत्या कब होती है? तो ये होता है जब समाज में नियंत्रण का अचानक कम होना और नियमहीनता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खिम ने धर्म को किस रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए अफीम के समान।
ऑप्शन बी पवित्र अपवित्र वस्तु से संबंधित विश्वास प्रणाली के रूप में। ऑप्शन सी डर और भय के परिणाम के रूप में। ऑप्शन डी है ईश्वर की आराधना का एकमात्र तरीके के रूप में। तो धर्म को जनता के लिए अफीम कौन मानना, किसका मानना था? तो ये मानना था आपके कार्ल मार्क्स का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी पवित्र और अपवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों की प्रणाली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर के अनुसार तार्किक कानूनी सत्ता का सबसे शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन ए राजशाही, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी है अधिकारी तंत्र और ऑप्शन डी है धार्मिक संघ। तार्किक कानूनी सत्ता का आपको उदाहरण बताना है, इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी या अधिकारी तंत्र कहेंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो बताइए वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए और उन 4 प्रकारों के नाम भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो इन्होंने 4 प्रकार की सामाजिक क्रिया बताइए, कौन कौन सी? पहली बताइए तर्कसंगत, साध्य क्रिया, तर्कसंगत साध्य क्रिया। दूसरी बताइए मूल्य तर्क संगत क्रिया। तीसरी इन्होंने बताई भावात्मक क्रिया और लास्ट इन्होंने बताई है चौथी परंपरागत क्रिया। ये 4 प्रकार की क्रिया बताई है मैक्स वेबर ने। पहला तर्क संगत साध्य क्रिया, दूसरा है मूल तर्क संगत क्रिया, तीसरा है भावात्मक क्रिया और चौथा है परंपरागत क्रिया। जैक नेस्टर, बर्ट रेस्टर, अफेक्टिव एक्शन और ट्रेडिशनल एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य मुक्त समाजशास्त्र की वकालत किसने की है? ऑप्शन ए इमानुएल दुर्खिम ने, ऑप्शन बी मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी आगस्ट कॉम्टे ने और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स ने। तो बताइए वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी के बाद कौन करते हैं? तो ये करने वाले हैं आपके मैक्स वेबर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? सामूहिक चेतना, इनकी बात इमानुएल दुर्खिम करते हैं। करिश्माई सत्ता, मैक्स वेबर इसकी बात करते हैं। सामाजिक गतिशीलता, सोशल डायनामिक्स, हर्बर्ट स्पेंसर इसकी बात करते हैं। मानवतावाद का घर, आगस्ट कॉम्टे इसकी बात करते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा मेल नहीं खा रहा? तो सामाजिक गतिशीलता की बात हर्बर्ट स्पेंसर नहीं करते, कौन करते हैं? सोरोकिन करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए इमानुएल दुर्खिम का, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर का, ऑप्शन सी है आगस्ट कॉम्टे का और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर का। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा देने वाले थे आपके मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमनकारी कानून और क्षतिपूरक कानून की चर्चा किसने की है? ऑप्शन ए इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी आगस्ट कॉम्टे और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए रिप्रेसिव लॉ और रेस्ट्रिक्टिव लॉ की बात कौन करते हैं? ये करने वाले हैं आपके इमानुएल दुर्खिम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर के आदर्श प्रारूप क्या है? ऑप्शन ए एक नैतिक आदर्श जिसे समाज को प्राप्त करना चाहिए, ऑप्शन बी वास्तविकता को समझने के लिए बनाया गया एक मानसिक और तार्किक ढांचा, ऑप्शन सी समाज का सबसे अच्छा सांख्यिकी औसत और ऑप्शन डी प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन। तो बताइए आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप क्या है? तो ये है वास्तविकता को समझने के लिए बनाया गया एक मानसिक या तार्किक ढांचा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर ने अपने अध्ययन में पूंजीवाद के विकास के लिए किस धार्मिक संप्रदाय को मुख्य उत्तरदायी माना है? ऑप्शन ए कैथोलिक, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी प्रोटेस्टेंट और ऑप्शन डी हिंदू। तो बताइए पूंजीवाद के विकास के लिए किस धार्मिक संप्रदाय को मैक्स वेबर ने उत्तरदायी माना है? तो ये संप्रदाय है आपका प्रोटेस्टेंट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्विनवाद के अनुसार
पूर्व नियति का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए, मनुष्य अपने कर्मों से स्वर्ग चुन सकता है। ऑप्शन बी, ईश्वर ने पहले से ही तय कर दिया है किसे मोक्ष मिलेगा और किसे नहीं। ऑप्शन सी, दान देने से पाप धुल जाते हैं। और ऑप्शन डी, मृत्यु के बाद सभी को समान स्थान मिलता है। तो बताइए, पूर्व नियति का सिद्धांत क्या कहता है? तो इसका मानना था कि ईश्वर ने पहले से ही तय कर दिया है कि किसे मोक्ष मिलेगा और किसे नहीं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर के अनुसार कैल्विनवादियों अनुयायियों ने यह जानने के लिए कि वे चुने गए लोगों में हैं, किसे आधार बनाया? ऑप्शन ए, मठों में जाकर प्रार्थना करना शुरू किया। ऑप्शन बी, सांसारिक सुखों को त्याग करना। ऑप्शन सी, आर्थिक सफलता और व्यवसायिक लाभ को ईश्वर की कृपा मानना। और ऑप्शन डी, युद्धों में भाग लेना। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, आर्थिक सफलता और व्यवसायिक लाभ को ईश्वर की कृपा मानना। कंसीडरिंग इकोनॉमिक सक्सेस एंड बिजनेस प्रॉफिट एज अ गॉड्स ग्रेस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः सांसारिक वैराग्य की अवधारणा का क्या अर्थ है? इनर वर्ल्डली एस्टिज्म। ऑप्शन ए, दुनिया छोड़कर जंगल चले जाना। ऑप्शन बी, दुनिया में रहकर विलासिता का त्याग कर अपने कार्य को निष्ठा से करना। ऑप्शन सी है, केवल धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना। और ऑप्शन ए, धन का संचय ना करना, गरीब बने रहना। तो बताइए, अंतः सांसारिक वैराग्य का क्या मतलब होता है? तो इसकी बात करते हैं आपके मैक्स वेबर। इसका मतलब होता है दुनिया में रहकर विलासिता का त्याग कर अपने कार्य में निष्ठा से करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्विनवाद में कॉलिंग बुलावा व्यवसाय शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, मंदिर या चर्च जाना। ऑप्शन बी, ईश्वर द्वारा सौंपा गया सांसारिक कर्तव्य या कार्य जिसे व्यक्ति भक्ति भाव से करना चाहिए। ऑप्शन सी है, दूसरों की सेवा करना। और ऑप्शन डी है, केवल परिवार की देखभाल करना। तो बताइए, कैल्विनवाद में कॉलिंग बुलावा व्यवसाय शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है ईश्वर द्वारा सौंपा गया सांसारिक कर्तव्य या कार्य जिसे भक्ति भाव से करना चाहिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर ने अपने अध्ययन के लिए मुख्य रूप से किस विचारक के लेखन का संदर्भ पूंजीवाद की भावना को स्पष्ट करने के लिए किया है? ऑप्शन ए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। और ऑप्शन डी, मार्टिन लूथर। तो बताइए, पूंजीवाद की भावना का स्पष्ट करने के लिए किसका सिद्धांत प्रयोग किया है वेबर ने? तो इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्विनवाद ने पूंजीवाद के लिए आवश्यक किस पूंजी के निर्माण की मदद की? ऑप्शन ए, केवल नैतिक पूंजी। ऑप्शन बी, नैतिक आधार पर पूंजी का संचय और पुनर्निवेश। ऑप्शन सी है, केवल सोने का भंडार। और ऑप्शन डी, विदेशी ऋण। तो इसका मतलब है नैतिक आधार पर पूंजी का संचय और पुनर्निवेश, एक्यूमुलेशन एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन अ मॉडल बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर के अनुसार प्रोटेस्टेंटवाद और पूंजीवाद के बीच कैसा संबंध है? ऑप्शन ए, कार्य कारण संबंध। ऑप्शन बी, चयनात्मक संबंध। ऑप्शन सी है, विपरीत संबंध। और ऑप्शन डी है, कोई संबंध नहीं है। तो बताइए, प्रोटेस्टेंट और पूंजीवाद के बीच कैसा संबंध है मैक्स वेबर के अनुसार? तो इनमें सेलेक्टिव एफिनिटी चयनात्मक बंधुत्व का संबंध है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय ही धन है, टाइम इज मनी, पैसा पैसे को पैदा करता है जैसे विचार वेबर के अनुसार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, कैथोलिक नैतिकता से। ऑप्शन बी है, पूंजीवाद की भावना से। ऑप्शन सी है, सामंतवाद से। और ऑप्शन डी, समाजवादी विचारधारा से। समय ही धन है, ये बताइए किसका मानना था? तो ये रिलेट करता है पूंजीवाद की भावना से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर के अनुसार कैथोलिक धर्म प्रोटेस्टेंट धर्म की तुलना में पूंजीवाद के विकास में पीछे क्यों रहा?
ऑप्शन ए कैथोलिक धर्म पर लोकवाद और पारंपरिक पर अधिक बल देता था। ऑप्शन बी कैथोलिक लोग गरीब थे। ऑप्शन सी कैथोलिक धर्म में शिक्षा का अभाव था। और ऑप्शन डी कैथोलिक धर्म ने व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया था। तो बताइए कैथोलिक धर्म प्रोटेस्टेंट धर्म की तुलना में पूंजीवाद के विकास में पीछे क्यों था? क्योंकि इसका कारण था कि कैथोलिक धर्म पर लोकवाद और पारंपरिकता पर अधिक बल देता था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म अलौकिक शक्तियों में विश्वास नहीं बल्कि पवित्र और अपवित्र वस्तुओं के बीच का अंतर है। यह दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। धर्म अलौकिक शक्तियों में विश्वास नहीं बल्कि पवित्र और अपवित्र वस्तुओं के बीच का अंतर है, सेक्रेट और प्रोफेन। इसकी बात कौन करते हैं? ये करने वाले थे आपके इमानुएल दुर्खिम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक ने मानवतावाद के धर्म रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का प्रस्ताव रखा जिसमें देवताओं के बजाय समय की पूजा करने की बात कही गई? ऑप्शन ए इमानुएल दुर्खिम ने, ऑप्शन बी आगस्ट कॉम्ट ने, ऑप्शन सी मैक्स वेबर ने और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो बताइए मानवतावाद के धर्म की बात कौन करते हैं? तो ये करने वाले हैं आपके आगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लग रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं एक बार उसको रीचेक कर लूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में मौजूद थी जिसने उन्हें पश्चिमी पूंजीवाद के विकास से रोका? ऑप्शन ए परलोकवाद और संसार का त्याग, ऑप्शन बी अत्यधिक तर्कशीलता, ऑप्शन सी भौतिकवादी दृष्टिकोण और ऑप्शन डी अंतर सांसारिक वैराग्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए परलोकवाद और संसार का त्याग। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने धर्म की उत्पत्ति का आधार किसे माना है? ऑप्शन ए सामाजिक एकजुटता को, ऑप्शन बी पूर्वजों की पूजा और प्रेतवाद को, ऑप्शन सी पूंजीवादी शोषण को और ऑप्शन डी ईश्वरीय रहस्योद्घाटन को। तो बताइए हर्बर्ट स्पेंसर ने धर्म की उत्पत्ति का आधार किसे माना है? तो इन्होंने माना है पूर्वजों की पूजा और प्रेतवाद को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म स्वयं समाज का महिमा मंडन है, यह कथन किसके सिद्धांत का सार है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम और ऑप्शन डी आगस्ट कॉम्ट। रिलीजन इज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ, ये किसका कहना था? ये कहना था आपके इमानुएल दुर्खिम का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। धर्म से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत इमानुएल दुर्खिम ने दिए हैं, इनकी पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इसी में दिए हैं। पूछा जा सकता है किस पुस्तक में दिए हैं, तो द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में दिए हैं। धर्म से संबंधित जो भी सिद्धांत है, टोटमवाद का सिद्धांत है, सब इसी पुस्तक में इन्होंने बात की है। 1912 में ये पुस्तक आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए इमानुएल दुर्खिम ने, ऑप्शन बी मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी आगस्ट कॉम्ट ने और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर ने। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है, ये किसका मानना था? तो ये मानना था आपके आगस्ट कॉम्ट का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खिम ने धर्म के अपने अध्ययन में ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति के किस धार्मिक स्वरूप का विश्लेषण किया है? ऑप्शन ए प्रेतवाद की बात की है, ऑप्शन बी जीववाद की बात की है, ऑप्शन सी टोटमवाद की बात की है और ऑप्शन डी प्रकृतिवाद की बात की है। तो प्रकृतिवाद की बात करते हैं आपके मैक्स मूलर, जीववाद की बात करते हैं आपके टाइलर और तो अरुंटा जनजाति में किसकी बात की है? टोटमवाद की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताएं, इनमें से कौन सा प्रकार उनके वर्गीकरण में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए तार्किक क्रिया, ऑप्शन बी मूल्यांकनात्मक क्रिया, ऑप्शन सी संवेगात्मक क्रिया और ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक क्रिया। तो बताइए, अभी मैंने
मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार आपको बताए हैं, उनमें से कौन सा इनमें प्रकार नहीं है? ये मनोवैज्ञानिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट योगदान की उत्तरजीविता वाक्यांश का प्रयोग डार्विन से भी पहले समाज के संदर्भ में किया था? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है इमानुएल दुर्खिम और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ये करने वाले थे हर्बर्ट स्पेंसर। आप लोग डार्विन से कंफ्यूज मत होइएगा, ये कहने वाले हैं आपके हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोमी विसंगति नियमहीनता की अवधारणा का प्रयोग दुर्खिम ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में सबसे पहले किया है? ऑप्शन ए द सुसाइड में, ऑप्शन बी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में, ऑप्शन सी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में और ऑप्शन डी मोरल एजुकेशन में। तो विसंगति और नियमहीनता की अवधारणा का प्रयोग दुर्खिम ने सबसे पहले अपनी किस पुस्तक में किया है? तो इनकी पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोसाइटी, इसमें सबसे पहले किया है। देन इसके बाद इन्होंने द सोसाइटी पुस्तक में किया है। सबसे पहले पूछा जाएगा तो द डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोसाइटी होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है जी.एस. घुरे, ऑप्शन सी है इरावती कर्वे और ऑप्शन डी है राधा कमल मुखर्जी। तो इस पुस्तक के लेखक है आपके जी.एस. घुरे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले अपनी किस पुस्तक में किया है? ऑप्शन ए सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में, ऑप्शन बी द रिमेम्बर्ड विलेज में, ऑप्शन सी है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया और ऑप्शन ए कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। तो बताइए किस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किया? बताइए। तो ये पुस्तक है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। ये पुस्तक आई थी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरावती कर्वे ने अपनी किस पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में भारत को कितने नातेदारी क्षेत्रों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 4। तो बताइए किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक में नातेदारी क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा है इरावती कर्वे ने? तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कौन कौन सा क्षेत्र है? पहला आपका उत्तरी क्षेत्र है, दूसरा आपका मध्य क्षेत्र है, पश्चिम क्षेत्र नहीं होगा, मध्य होगा, फिर है आपका दक्षिण क्षेत्र और फिर है आपका पूर्वी क्षेत्र। बस इसमें पश्चिम की जगह आपका मध्य क्षेत्र आ जाएगा। इन 4 जोन में बांटा है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में नातेदारी क्षेत्रों को इरावती कर्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज मूल्यों की सामाजिक संरचना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए श्री अरबिंदो, ऑप्शन बी भगवान दास, ऑप्शन सी राधा कमल मुखर्जी और ऑप्शन डी जी.एस. घुरे। ये पुस्तक लिखी है राधा कमल मुखर्जी ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अरविंदो के अनुसार विकास की प्रक्रिया में अतिमानस क्या है? सुपर माइंड का मीनिंग क्या होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए एक मानसिक रोग है, ऑप्शन बी चेतना का उच्चतम स्तर है, ऑप्शन सी केवल एक दार्शनिक विचार है और ऑप्शन ए भौतिक शरीर का अंत है। तो बताइए अतिमानस क्या है? सुपर माइंड। तो ये चेतना का सबसे उच्चतम स्तर होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें 1955 में भारत रत्न मिला था? इन्हें 1955 में भारत रत्न भी मिला था, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए भगवान दास, ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास और ऑप्शन डी श्री अरबिंदो। द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन ये पुस्तक है भगवान दास की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीएस घुरे ने पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? ऑप्शन ए अनुसूचित जातियों के लिए, ऑप्शन बी है महिलाओं के लिए, ऑप्शन सी है जनजातियों के लिए और ऑप्शन डी है अल्पसंख्यकों के लिए। तो बताइए पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग जीएस घुरे ने किसके लिए किया है? तो इन्होंने जनजातियों के लिए किया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जाति की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन ए इरावती कर्वे, ऑप्शन बी है जीएस घुरे, ऑप्शन सी एमएन श्रीनिवास और ऑप्शन डी है राधा कमल मुखर्जी। डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये देने वाले थे आपके एमएन श्रीनिवास। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापरिवर्तन द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन और सामाजिक पारिस्थितिकी सोशल इकोलॉजी पर किसने कार्य किया है? ऑप्शन ए राधा कमल मुखर्जी ने, ऑप्शन बी श्री अरविंदो ने, ऑप्शन सी इरावती कर्वे ने और ऑप्शन बी जीएस घुरे ने। द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड सोशल इकोलॉजी पर बताइए किसने वर्क किया है? तो ये है राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगान पुस्तक जो महाभारत के पात्रों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करती है किसने लिखी है? ऑप्शन ए भगवान दास ने, ऑप्शन बी है इरावती कर्वे ने और ऑप्शन सी है एमएन श्रीनिवास ने और ऑप्शन डी है राधा कमल मुखर्जी ने। तो युगान जो पुस्तक है इसमें महाभारत के पात्रों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया गया है। किसने किया है? तो ये करने वाली थी आपकी इरावती कर्वे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति किसी उच्च जाति विशेषकर द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज और विचारधारा को बदलती है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए जीएस घुरे ने, ऑप्शन बी एमएन श्रीनिवास ने, ऑप्शन सी इरावती कर्वे ने और ऑप्शन डी राधा कमल मुखर्जी ने। तो बताइए संस्कृतिकरण की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा देने वाले थे आपके एमएन श्रीनिवास। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएस घुरे ने कास्ट एंड रेस इन इंडिया में जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। तो बताइए जीएस घुरे ने कितने प्रकार की जाति की विशेषताएं बताई थी? इनकी पुस्तक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। इसी पुस्तक में इन्होंने जाति की विशेषताएं बताई है। ये पुस्तक आदि आई थी 1932 में। तो इन्होंने 6 विशेषताएं बताई है। कितना? 6। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कौन कौन सी? पहला बताया है समाज का खंडनात्मक विभाजन, खंडात्मक विभाजन। दूसरा बताया संस्तरण, तीसरा बताया भोजन और सामाजिक, सहवास पर प्रतिबंध, चौथा इन्होंने बताया है विभिन्न जातियों की, यहां लिख देते हैं। चौथा इन्होंने क्या बताया? विभिन्न जातियों की नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं या विशेषाधिकार। फिर बताया इन्होंने पांचवा पेशा चुनने की स्वतंत्रता का अभाव। और लास्ट इन्होंने बताया है विवाह संबंधी प्रतिबंध। कौन कौन सी विशेषता बताई है? पहली बताइए समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरा बताया संस्तरण, तीसरा इन्होंने बताया भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, चौथा इन्होंने बताया विभिन्न जातियों की नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार, फिर बताया पांचवा पेशा चुनने की स्वतंत्रता का अभाव और छठा बताया है विवाह संबंधी प्रतिबंध। ये इन्होंने 6 विशेषताएं बताई है जाति की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्यों के समाजशास्त्र में किन मूल्यों को दो स्तरों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तिगत और सामाजिक, ऑप्शन बी है साधन और साध, ऑप्शन सी है धार्मिक और राजनीतिक, और ऑप्शन डी है आधुनिक और पारंपरिक। तो बताइए मूल्यों को किन दो स्तरों में बांटा है राधा कमल मुखर्जी ने? तो इन्होंने साध और साधन में बांटा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक में दक्षिण भारत के नातेदारी क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या बताई गई है? ऑप्शन ए पिता और पुत्र का संबंध, ऑप्शन बी है ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह, ऑप्शन सी है गांव के बहिर्विवाह, और ऑप्शन डी है सपिन विवाह का निषेध। तो बताइए दक्षिण भारत के नातेदारी क्षेत्र की क्या विशेषता है? तो इसमें होता है ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अरविंदो को किस कृति को महाकाव्य माना गया जिसमें उन्होंने चेतना के विकास की चर्चा की है? ऑप्शन ए द लाइफ डिवाइन, ऑप्शन बी है सावित्री, ऑप्शन सी द सिंथेसिस ऑफ योगा, और ऑप्शन ए द ह्यूमन साइकिल। तो बताइए किस कृति को महाकाव्य माना जाता है श्री अरविंदो की? तो इनकी पुस्तक है सावित्री। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी जो द लाइफ डिवाइन हो गया, द सिंथेसिस ऑफ योगा और द ह्यूमन साइकिल, ये सभी क्या है अरविंदो की पुस्तकें हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी भगवान दास, ऑप्शन सी जी एस घुरे, और ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास। तो बताइए द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले थे भगवान दास। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें इन्होंने वर्णाश्रम धर्म की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एन श्रीनिवास ने रामपुरा गांव के अध्ययन के आधार पर कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए इंडियाज विलेज, ऑप्शन बी द रिमेम्बर्ड विलेज, ऑप्शन सी कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, और ऑप्शन डी सोशल चेंज। तो बताइए कौन सी पुस्तक लिखी थी रामपुरा गांव के अध्ययन के आधार पर? तो ये पुस्तक थी द रिमेम्बर्ड विलेज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कब आई थी? 1976 में ये पुस्तक आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान जनरल साइंस होना चाहिए ना कि एक विशिष्ट विज्ञान, यह दृष्टिकोण किसका था? ऑप्शन ए राधा कमल मुखर्जी का, ऑप्शन बी जी एस घुरे का, ऑप्शन सी इरावती कर्वे का, और ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास का। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान होना चाहिए ना कि विशिष्ट विज्ञान, ये किसका मानना था? तो ये मानना था आपके राधा कमल मुखर्जी का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी एस घुरे ने जातियों के उद्भव के लिए किस सिद्धांत का समर्थन किया है? ऑप्शन ए व्यवसायिक सिद्धांत का, ऑप्शन बी प्रजातीय सिद्धांत का, ऑप्शन सी धार्मिक सिद्धांत का, और ऑप्शन ए उद्विकासीय सिद्धांत का। तो बताइए जातियों के उद्भव के लिए किस सिद्धांत का समर्थन किया है जी एस घुरे ने? तो इन्होंने प्रजातीय सिद्धांत का समर्थन किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेशनल थ्योरी से आपके जी एस घुरे भी संबंधित है, और कौन संबंधित है? रिजले भी संबंधित है। व्यवसायिक सिद्धांत से आपके नेस्फील्ड संबंधित है। धार्मिक सिद्धांत से आपके होकार्ट और सेनाट करके हैं कोई नाम, ये संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक नीच हिंदू जाति या जनजाति या अन्य समूह एक उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, अनुष्ठान, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। यह परिभाषा श्रीनिवास ने अपनी किस पुस्तक में दी है? ऑप्शन ए कास्ट इन मॉडर्न इंडिया में, ऑप्शन बी है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में, ऑप्शन सी है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में, और ऑप्शन डी द रिमेम्बर्ड विलेज में। तो बताइए संस्कृतिकरण की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है?
तो ये परिभाषा दी गई है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूट्स ऑफ साउथ इंडिया में। ये पुस्तक आई थी, आपको बताया मैंने, 1952 में। देन उसके बाद संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनी पुस्तक दिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिमानस की अवधारणा श्री अरविंदो का किस सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन ए पूर्ण योग का, ऑप्शन बी राजनीतिक स्वतंत्रता का, ऑप्शन सी है राष्ट्रवाद का और ऑप्शन डी है समाजवाद का। तो बताइए अतिमानस की अवधारणा श्री अरविंदो के किस सिद्धांत का हिस्सा है? तो ये पूर्ण योग इंटीग्रल योगा का हिस्सा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव के संदर्भ में श्रीनिवास का कौन सा कथन समाज शास्त्र में लिटिल रिपब्लिक की धारणा का खंडन करता है? ऑप्शन ए भारतीय गांव एक आत्मनिर्भर इकाई है, ऑप्शन बी है भारतीय गांव कभी भी आत्मनिर्भर नहीं थे, वे हमेशा एक व्यापक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा रहे, ऑप्शन सी है गांव केवल एक अज्ञानता के अड्डे हैं, ऑप्शन डी गांव ही भारत की वास्तविकता की पहचान है। तो बताइए ये मानना था आपके एम.एन. श्रीनिवास का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय गांव कभी भी आत्मनिर्भर नहीं थे, वे हमेशा एक व्यापक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा रहे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी.आर. अम्बेडकर की किस पुस्तक को जाति व्यवस्था का समाजशास्त्री और दार्शनिक विश्लेषण माना जाता है, जो मूल रूप से एक भाषण के रूप में तैयार किया गया था? ऑप्शन ए कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी है द अनटचेबल्स, ऑप्शन सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी है हु वर द शूद्रास। तो बताइए कास्ट सिस्टम का सोशियोलॉजिकल एनालिसिस बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो ये पुस्तक है आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कब ये पुस्तक आई थी? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति श्रम का विभाजन नहीं है बल्कि यह श्रमिकों का विभाजन है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी बी.आर. अम्बेडकर का, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास का और ऑप्शन डी ज्योतिबा राव फुले का। जाति श्रम का विभाजन नहीं है बल्कि श्रमिकों का विभाजन है, यह किसका कथन है? ये कथन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के दृष्टिसिद्ध के सिद्धांत का समाजशास्त्रीय आधार क्या है? ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष के माध्यम से समानता लाना, ऑप्शन बी है संसाधनों पर राज का पूर्ण स्वामित्व, ऑप्शन सी है अमीरों द्वारा अपनी संपत्ति को समाज की धरोहर मानकर जनहित में उपयोग करना, और ऑप्शन डी है पूंजीवाद को पूरी तरह समाप्त करना। तो बताइए ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का आधार क्या है? तो इसका आधार है अमीरों द्वारा अपनी संपत्ति को समाज की धरोहर मानकर जनहित में उपयोग करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके लिए द्वार का कार्य करती है? ऑप्शन ए केवल धार्मिक परिवर्तन के लिए, ऑप्शन बी है पदमूलक परिवर्तन के लिए ना कि संरचनात्मक परिवर्तन के लिए, ऑप्शन सी है जाति व्यवस्था के पूर्ण विनाश के लिए और ऑप्शन डी है आर्थिक क्रांति के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, पदमूलक परिवर्तन के लिए ना कि संरचनात्मक परिवर्तन के लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बेडकर ने अपनी किस पुस्तक में द अनटचेबल्स 1948 में अछूतों की उत्पत्ति के लिए कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए प्रजातीय सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवसायिक सिद्धांत, ऑप्शन सी टूटे हुए लोक का सिद्धांत और ऑप्शन डी धार्मिक सिद्धांत। तो बताइए कौन सा सिद्धांत दिया गया है इनमें से अम्बेडकर के द्वारा? इन्होंने ब्रोकन मैन थ्योरी दी थी, टूटे हुए लोगों का सिद्धांत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हिंद स्वराज समाजशास्त्रीय रूप से मुख्य रूप से किसकी आलोचना करती है? ऑप्शन ए प्राचीन भारतीय परंपराओं की, ऑप्शन बी है आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और मशीनीकरण की, ऑप्शन सी है जाति व्यवस्था की और ऑप्शन ए ग्रामीण जीवन की। तो हिंद स्वराज पुस्तक में किसका आलोचना किया है महात्मा गांधी ने? तो इस पुस्तक में इन्होंने
आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और मशीनीकरण, मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन और मैकेनाइजेशन का क्या किया है, आलोचना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव स्थानीयता का अड्डा, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता का सिंह, गटर है, गांव के प्रति यह दृष्टिकोण किसका था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर का और ऑप्शन डी राधा कमल मुखर्जी का। गांव स्थानीयता का अड्डा, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता का सिंह, गटर है, गांव के प्रति यह दृष्टिकोण किसका था? तो ये मानने वाले थे आपके बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस अवधारणा के तहत अंतिम व्यक्ति के उत्थान और सभी के कल्याण की बात की थी? ऑप्शन ए सत्याग्रह, ऑप्शन बी है सर्वोदय, ऑप्शन सी है स्वदेशी और ऑप्शन डी है वर्णाश्रम। तो बताइए किस अवधारणा में इन्होंने अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात की है? तो ये आपकी अवधारणा है सर्वोदय की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया किन दो शक्तियों के बीच संघर्ष का समाजशास्त्रीय वर्णन करती है? ऑप्शन ए हिंदू और मुस्लिम, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद, ऑप्शन सी है आर्य और द्रविड़ और ऑप्शन डी है श्रमिक और पूंजीपति। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राधा कमल मुखर्जी ने समाजशास्त्र को किस रूप में देखने पर बल दिया है? ऑप्शन है केवल एक विज्ञान के रूप में, ऑप्शन बी एक बहुविषयक दृष्टिकोण के रूप में, ऑप्शन सी विशुद्ध सिद्धांत के रूप में और ऑप्शन डी सांख्यिकी अध्ययन के रूप में। तो बताइए राधा कमल मुखर्जी ने समाजशास्त्र को किस रूप में देखने पर बल दिया है? तो एक बहुविषयक दृष्टिकोण के रूप में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएस घुरे ने जनजातियों को क्या कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन में आदिम जाति, ऑप्शन बी पिछड़े हिंदू, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति और ऑप्शन डी गिरिजन। तो बताइए जनजातियों को क्या कहकर संबोधित किया था जीएस घुरे ने? तो इन्होंने कहा था पिछड़े हिंदू, बैकवर्ड हिंदूस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आदर्श रूप क्या होना चाहिए था? ऑप्शन ए जन्म आधारित ऊंच नीच, ऑप्शन बी है केवल एक राजनीतिक विभाजन, ऑप्शन सी है बिना किसी भेदभाव के कार्यों का पैतृक विभाजन, ऑप्शन डी है अस्पृश्यता का समर्थन करने वाली व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था का आदर्श रूप कैसा होना चाहिए था? गांधी जी ने क्या बताया था? तो इसका स्वरूप होना चाहिए था बिना किसी भेदभाव के कार्यों का पैतृक विभाजन पर आधारित। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा समाज में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर लिखी गई है? ऑप्शन ए स्टेट एंड माइनॉरिटीज, ऑप्शन बी है थॉट थ्रो ऑन पाकिस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए अल्पसंख्यकों पर इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? सबसे पहले इन पुस्तक का ईयर जान लेते हैं। स्टेट एंड माइनॉरिटीज ये पुस्तक आई थी 1947 में। फिर आइए थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये पुस्तक आई है 1940 में। और फिर है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये पुस्तक आई है 1945 में। इन तीनों ही पुस्तक में समाज के अल्पसंख्यकों की स्थिति का वर्णन किया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी किस पुस्तक में रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द बुक्स में किस पद्धति का उपयोग किया है? ऑप्शन ए संरचनात्मक प्रक्रियात्मक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी तुलनात्मक और ऑप्शन डी संघर्षवादी। तो बताइए रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द बुक्स में किस पद्धति का प्रयोग किया एम.एन. श्रीनिवास ने? तो इन्होंने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का प्रयोग किया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर ने कास्ट इन इंडिया में जाति को बनाए रखने के लिए किस तंत्र
का सबसे महत्वपूर्ण माना था? ऑप्शन ए खान पान पर प्रतिबंध को, ऑप्शन बी अंतरजातीय विवाह पर रोक या सगोत्र विवाह, ऑप्शन सी है पदानुक्रमित विभाजन और ऑप्शन ए धार्मिक कर्मकांड। तो बताइए जाति को बनाए रखने के लिए किस तंत्र को सबसे महत्वपूर्ण माना था B.R. अम्बेडकर ने? यह है अंतरजातीय विवाह पर रोक और सगोत्र विवाह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ब्रेड लेबर की अवधारणा का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल शारीरिक श्रम द्वारा भोजन कमाना, ऑप्शन बी औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन सी मुफ्त भोजन का वितरण और ऑप्शन डी कृषि का मशीनीकरण। तो बताइए ब्रेड लेबर की अवधारणा का समाजशास्त्रीय अर्थ महात्मा गांधी के अनुसार क्या है? तो इसका मतलब है केवल शारीरिक श्रम द्वारा भोजन कमाना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि हिंदू धर्म को जीवित रहना है तो जाति को मरना होगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और ऑप्शन डी G.S. फुले। यदि धर्म को जीवित रहना है तो जाति को मरना होगा, ये किसने कहा है? सबसे पहले एक बात जान लीजिए, जो आपके B.R. अम्बेडकर थे ये वर्ण व्यवस्था के समर्थक नहीं थे, पर जो गांधी थे महात्मा गांधी ये आपके वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की नई तालीम या बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए केवल साक्षरता बढ़ाना, ऑप्शन बी बच्चों को केवल अंग्रेजी शिक्षा सिखाना, ऑप्शन सी चरित्र निर्माण और हस्तशिल्प आधारित शिक्षा देना, ऑप्शन डी उच्च तकनीकी शिक्षा देना। तो बताइए नई तालीम और बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य क्या था? ये था चरित्र निर्माण करना और हस्तशिल्प आधारित शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर ने अपनी किस पुस्तक में शूद्रों को पूर्व क्षत्रिय के रूप में विश्लेषित किया है? ऑप्शन ए द अनटचेबल्स में, ऑप्शन बी इनहेरिटेशन ऑफ कास्ट में, ऑप्शन सी हु वर द शूद्रास में और ऑप्शन डी स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में। तो बताइए किसमें शूद्रों को पूर्व क्षत्रिय के रूप में विश्लेषित किया है? B.R. अम्बेडकर ने। साथ ही अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो इनकी पुस्तक है हु वर द शूद्रास। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के अहिंसक समाज की कल्पना में शक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए केंद्रीकृत, ऑप्शन बी नौकरशाही पर आधारित, ऑप्शन सी विकेंद्रीकृत और ऑप्शन डी सैन्य आधारित। तो बताइए गांधी जी के अहिंसक समाज की कल्पना में शक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इन्होंने ग्राम स्वराज की वकालत की थी। किसके? ग्राम स्वराज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था की तुलना किससे की है? ऑप्शन ए वर्ग व्यवस्था से, ऑप्शन बी एक बहुमंजिला इमारत से जिसमें कोई सीढ़ी नहीं है, ऑप्शन सी एक खुले समाज से और ऑप्शन डी केवल एक आर्थिक संगठन से। तो बताइए B.R. अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था की तुलना किससे की है? तो इन्होंने एक बहुमंजिला इमारत से की जिसमें कोई सीढ़ी नहीं होती। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का समाजशास्त्रीय आधार क्या है? ऑप्शन ए बहुमत का बल, ऑप्शन बी विरोधी का विनाश, ऑप्शन सी प्रेम और आत्म पीड़ा के माध्यम से हृदय परिवर्तन और ऑप्शन डी केवल राजनीतिक विरोध। तो सत्याग्रह का मतलब होता है प्रेम और आत्मा पीड़ा के माध्यम से हृदय परिवर्तन करना। चेंज द हार्ट थ्रू लव एंड सेल्फ सफरिंग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर के मरणोपरांत प्रकाशित कृति या समाज के किस पहलू पर जोर देती है? ऑप्शन ए केवल व्यक्तिगत मोक्ष पर, ऑप्शन बी सामाजिक समानता और नैतिकता पर, ऑप्शन सी केवल मंत्रोच्चारण पर और ऑप्शन डी रूढ़िवादिता का समर्थन पर। तो बताइए किस पर जोर देती है? तो
तो ये सामाजिक समानता और नैतिकता पर जोर देती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस वर्ष हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी है 1932 में, ऑप्शन सी है 1942 में और ऑप्शन डी 1920 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? ये किया था 1932 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए किस गांव का अध्ययन किया था? ऑप्शन ए किशनगढ़ी केवल संख्यात्मक बल का, ऑप्शन बी रामपुरा संख्यात्मक बल आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का, ऑप्शन सी समीरपेट केवल उच्च अनुष्ठानिक स्थिति का और ऑप्शन डी श्रीपुरम केवल भूमि स्वामित्व का। किशनगढ़ी का अध्ययन किसने किया है? इसका अध्ययन किया है आपके मैकम मैरिट ने। देन है समीरपेट, इसका अध्ययन किया है एस.सी. दुबे ने। फिर है श्रीपुरम, इसका अध्ययन किया है आंद्रे बेतेई ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी रामपुरा संख्यात्मक बल आर्थिक और राजनीतिक शक्ति। ये क्या प्रभु जाति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति इंडो आर्यन संस्कृति का ब्राह्मण बच्चा है जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदानों में हुआ है। यह प्रसिद्ध कथन किस समाजशास्त्री का है? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास का, ऑप्शन बी जी.एस. घुरे का, ऑप्शन सी लुईस डूमा का और ऑप्शन डी हर्बर्ट ब्रिजले का। तो बताइए, जाति इंडो आर्यन संस्कृति का ब्राह्मण बच्चा है, ये किसका कहना है? ये जो स्टेटमेंट दी है वो दी है जी.एस. घुरे ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए उत्पादन की कुल लागत और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर, ऑप्शन बी है वह मूल्य जो श्रमिक पैदा करता है और जो उसे वास्तव में मजदूरी के रूप में मिलता है उसके बीच का अंतर। वह मूल्य जो श्रमिक पैदा करता है और उसे वास्तव में मजदूरी के रूप में मिलता है उसके बीच का अंतर। ऑप्शन सी है मशीनों के रखरखाव पर होने वाले खर्च, ऑप्शन डी सरकार द्वारा लिया जाने वाला टैक्स। तो बताइए, सरप्लस वैल्यू अतिरिक्त मूल्य इनमें से क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वह मूल्य जो श्रमिक पैदा करता है और उसे वास्तव में मजदूरी के रूप में मिलता है और उसके बीच का अंतर क्या कहलाता है? अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकतावाद के अनुसार समाज की अधोसंरचना किसे माना जाता है? ऑप्शन ए धर्म, कानून और राजनीति को, ऑप्शन बी कला और विचारधारा को, ऑप्शन सी उत्पादन की शक्ति, उत्पादन के संबंध को और ऑप्शन डी है परिवार और शिक्षा प्रणाली को। तो बताइए, अधोसंरचना किसे माना जाता है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर या बेस किसे कहते हैं? उत्पादन की शक्ति और उत्पादन के संबंध को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट जरूर से कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।